बड़ा बिजनेस कभी एक छोटी सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंशुल सिंह। आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो। हमारे शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। देखिए, कैशबैक प्लेटफॉर्म कैशकरो ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 72% की तेज ग्रोथ के साथ 600 करोड़ रेवेन्यू हासिल किया है, जो पिछले साल 348 करोड़ रुपए था। कंपनी ने अपने लॉसेस को भी करीब 40% तक कम किया है, जो बेहतर यूनिट इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को दिखाता है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म ने अपने पार्टनर ब्रांड्स के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स जनरेट करने में मदद की है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ऑरम ने 42 करोड़ की फंडिंग जुटाई है, जिसका इस्तेमाल हाई टेक लॉकर नेटवर्क को एक्सपेंड करने में किया जाएगा। ये स्टार्टअप ऑटोमेटेड और सिक्योर लॉकर सर्विसेज देता है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज, ऑफिसेज और बैंक ब्रांचेस में लगाए जाते हैं। खास बात यह है कि ट्रेडिशनल बैंक लॉकर्स का ऑल्टरनेटिव बन रहा है, क्योंकि भारत में लॉकर अवेलेबिलिटी बहुत कम है और डिमांड ज्यादा है। भारत में अब ई कॉमर्स का नया ट्रेंड सामने आ रहा है, जहां प्लेटफॉर्म्स एक खास कैटेगरी या नीश ऑडियंस पर फोकस कर रहे हैं, जिसे माइक्रो वर्टिकल मार्केट प्लेस कहा जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स प्राइस से ज्यादा ट्रस्ट, क्वालिटी और एक्सपर्टाइज पर ध्यान देते हैं। जेनजी और मिलेनियल्स अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर कर रहे हैं जहां उन्हें सही गाइडेंस और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है। बिट्स पिलानी हैदराबाद के छात्रों की ओर से शुरू किए गए डिफेंस स्टार्टअप ने 4 करोड़ की प्री सीड फंडिंग जुटाई है। ये स्टार्टअप तेज और एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहा है, जो डिफेंस ऑपरेशन को ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने में करेगी। खास बात यह है कि स्टार्टअप बहुत कम समय में इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। Amazon ने अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अब थर्ड पार्टी बिजनेसेस के लिए खोल दिया है। अब कोई भी कंपनी Amazon के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर, शिप और डिलीवर कर सकती है, चाहे वो Amazon पर सेल करती हो या नहीं। इस कदम के बाद Amazon अब UPS और FedEx जैसे बड़े लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स को सीधी टक्कर दे रहा है और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट, एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। तो आज हमारे साथ शो में शशि कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ अक्षय कल्प ऑर्गेनिक जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस शो। थैंक यू जी। सर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपका जो ये ब्रांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में बदलने का काम करता है। अब मैं थोड़ा सा सर आपसे ही जान लेती हूँ इस स्टार्टअप के बारे में। इसका जो आइडिया है वो आपको कहाँ से आया? आइडिया को इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे आपने किया? मैं फार्मिंग फैमिली से आता हूँ और ये क्या हुआ कि मुझे मौका मिला कि मेरे जीवन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का हम 17 बरस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम किया। ऑलराइट। 2010 पे क्या हुआ कि हमारा 27 पीपल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे थे। ऐसा सोचा कि क्यों ना हम वापस जाके फार्मर्स के साथ काम करके उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाए। ऐसे इसलिए यंग पीपल को कैसे फार्मिंग वापस लाए। इसके लिए काम करना हमने शुरू किया 2010 पे। ये सोच था कि हम नौजवान लोगों को फार्मिंग पे नहीं लाए तो कौन हमें उगाएगा, फसल कौन उगाएगा। अभी इंडियन फार्मर्स का एवरेज एज है 55 ईयर्स। सर्विस बता रहा है, गवर्नमेंट सर्विस बता रहा है। हमारा देश का एवरेज एज है 30 ईयर्स। सो हम नौजवानों को लिए फार्मिंग में लेना चाहिए, ये आइडिया था अक्षय कल्प ऑर्गेनिक का। 15 बरस के पहले हमने शुरू किया। बिल्कुल सर। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस हैव यू फेस्ड जब आपने ये स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किया उस दौरान?
से हम स्टार्टअप किया 2010 पे। अभी जो कुछ भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो नहीं था। पहले प्रॉब्लम हमने फेस किया कि फंड्स हाउ टू मोबिलाइज। ओके। ओके, वो फर्स्ट 9 years, ओके, वी पुट आवर ओन सेविंग्स एंड वी डिड दिस स्टार्टअप। ओके, 27 people वी पुल्ड आवर मनी एंड हमने इसको किया। मार्केट हमें मालूम नहीं था, कहीं हाउ टू बिल्ड द मार्केट हमें मालूम नहीं था, वो पहला प्रॉब्लम था। सेकेंड प्रॉब्लम था फार्मर के साथ काम करके उनका यूनिट इकोनॉमिक्स। ओके, जो कुछ भी खेती बाड़ी हो रही है वो पैसे बना रहा है या नहीं, वो भी हमें मालूम नहीं था 2010 पे। ओके, काम करते 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 मालूम हुआ कि बहुत ही काम करना चाहिए फार्मर के साथ उनको खेती बाड़ी में पैसे बनाने के लिए। सो वो चैलेंज था। ओके, वो सॉल्व किया। मार्केट का चैलेंज था, वो सॉल्व किया। फंडिंग का चैलेंज था, वो सॉल्व किया। बहुत ही प्रॉब्लम्स थे इनिशियल स्टेजेस पे। हमने एक 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 प्रॉब्लम लेके उनको सॉल्व किया। बिल्कुल सर, फंडिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी जब उस टाइम पे ये चैलेंजेस आपके सामने थे, तब क्या किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा आपने लिया? से ऐसा नहीं होता। क्यों? गवर्नमेंट स्कीम्स आती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एग्रीकल्चर पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई स्कीम नहीं है। फार्मर्स को थोड़ा ओके सब्सिडी मिलता है, उसके बिना एग्रीकल्चर सेक्टर पे कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर जो कुछ भी हम एग्रीटेक कहते हैं वो एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर है क्योंकि खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी में ओके इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, टेक पे हो रही है, पोस्ट हार्वेस्ट मार्केट क्रिएशन पे हो रही है। ओके, फार्मिंग पे नहीं हो रही है। सो गवर्नमेंट फंड मोबिलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ओके, ये भी हमको मालूम चाहिए। अभी जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, एनबीएफसीज ओके इन्वेस्ट कर रही है, कमर्शियल बैंक्स इन्वेस्ट नहीं कर रही है। ओके, 18% to 36% इंटरेस्ट रेट पे ओके फार्मर को पैसा मिलता है। सो देयरफॉर वेंचर कैपिटल खेती बाड़ी में अभी नहीं है हमारा देश में। बिल्कुल सर, इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम पर क्या है? क्या प्रॉब्लम जो है वो फार्मर्स फेस कर रहे हैं? इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम जो अभी तक आपने अपने स्टार्टअप के जरिए फार्मर्स की सॉल्व की हो? बिगेस्ट प्रॉब्लम है खेती बाड़ी का, अभी कोई फार्मर पैसा नहीं बनाता। मैं बता रहा हूँ, फार्मर ओके 5 एकड़ से कम ओके जो कुछ भी है उनके पास ओके वो पैसा नहीं बना रहा है। अक्षयकल्प में क्या किया है हमने, लास्ट फाइनेंशियल 24-25 पे हम 2800 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। हर महीना 1,28,000 रुपीज पेमेंट किया है हर फार्मर को। उनका एवरेज लैंड होल्डिंग है 3 एकड़ का। ये प्राइमरी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स ऑफ ए फार्मिंग ने हमने सॉल्व किया है एट ए स्केल। ओके, 2800 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, 15 बरस से काम कर रहे हैं। हर महीना उनको 1,28,000 रुपीज ओके पेमेंट हो रहा है। उनका लैंड होल्डिंग है 3 एकर्स। ये ऐसा सोल्यूशंस चाहिए। उन फार्मर्स के साथ काम करके उनका इकोनॉमिक सॉर्ट आउट करना है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि सॉइल मैनेजमेंट बहुत ही पूर है। सॉइल ही बहुत ही पूर है, बहुत ही एक्सटर्नल इनपुट्स चाहिए। ओके, आउटपुट नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है मार्केट का। मार्केट ओके अभी इवॉल्व नहीं हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत ही प्रोडक्शन होता है तो प्राइसेस गिर जाता है, क्योंकि मार्केट उतना नहीं ले सकता, इसलिए प्राइस गिर जा सकते हैं। फार्मर्स के साथ काम करके उनको थोड़ा डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि क्या उगाना है, कब उगाना है, कितना उगाना है। ओके, ये सब ओके ये सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा खेती बाड़ी में। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, ये सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि कितना पैसा मिल रहा है फार्मर को। एक पेमेंट है, मैंने पहले बताया 1,28,000 रुपीज हमने पेमेंट किया, वो मुनाफा नहीं है। आपको ये माल थर्ड प्रॉब्लम होना चाहिए, कितना मुनाफा हो रहा है। फार्मर्स क्या सोचते हैं कि प्राइस पे अटक जाते हैं। फार्मर्स को प्राइस पे नहीं अटकना है, फार्मर्स को अटकना है मुनाफा पे। मुनाफा पे कितने मुझे 100 रुपए मिलेगा तो कितना मुनाफा हो रहा है, या 20 या 30 या 40 या 50 रुपए
ये सब उनको मालूम होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 2-3 प्रॉब्लम्स है फार्मिंग पे, हमने बहुत ही डीप काम करके उनको सॉल्व किया है। बिल्कुल सर, आपके मॉडल में सॉइल, काउ और फार्मर तीनों जुड़े हुए हैं। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है आपकी, वो आपने कैसे डेवलप की? सी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि ये किसी फार्मिंग पे एनिमल इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो वो मुनाफा नहीं होगा। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, कोई घास करके हमें फैट एंड प्रोटीन के उत्पादन हो रही है। राइट। ओके, सो दैट्स अ फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट इन ए फार्म। ओके, हम क्या कर रहे हैं, डायरी स्टैंड अलोन मुनाफा नहीं होगा। फार्मिंग पे डायरी इंटीग्रेट करके ओके जो कुछ भी डायरी को चाहिए उधर उगाना चाहिए, वो तो कास्ट कंट्रोल्स हो सकता है। सो इस पे फोकस होना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या हो रहा है, वो मैं डायरी करूंगा, नहीं तो मैं एक सिर्फ गेहूं करूंगा। ओके, ये नहीं चलने वाला, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बिल्कुल। First step of a diversification is integration of animals. It could be dairy, it could be goat, it could be sheep, along with farming ecosystem. वो मॉडल हमने बनाया है। ओके, 3 स्टेट्स पे काम कर रहे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना पे काम कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र पे काम करना शुरू किया है हमने। बिल्कुल। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अक्सर हम देखते हैं कि ये काफ़ी रिस्की है, कम प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं होता है। आपने इस परसेप्शन को कैसे चेंज किया? ये परसेप्शन अभी चेंज होगा कि फार्मर्स को मुनाफा होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, प्राइस देके मुनाफा नहीं होगा, प्राइसिंग इज नॉट मुनाफा। ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा खर्च होंगे तो मुनाफा कहाँ हुआ। सो हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप पैसा बना सकते हो। ऐसे सोचिए कि 3 एकड़ है आपके पास, हर महीना आप ओके 1,50,000 तो 1.5 लाख आप ओके कमा रहे हो, उस पे 50% आपको मुनाफा होगा। ओके, आप जो कुछ भी सिटीज पे जीवन दे रहे हैं 50,000 to 70,000 रुपीज पर मंथ, आप भी वैसा जीवन जी सकते हैं। ऐसा फोकस होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, सॉइल पे काम करके फार्मर्स को मुनाफा पहुंचाना है। नहीं तो ये आर्टिकुलेशन हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वायबल नहीं है, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। काम होगा तो प्रॉफिट होगा। ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मुनाफा का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम सर सॉल्व करनी है। लेकिन सर, आपने बताया अभी कि ऑलमोस्ट 2800 प्लस फार्मर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनको 1,20,000 की पेमेंट भी आप करते हैं। अब लाखों कंज्यूमर्स तक पहुंचना और इतने बड़े फार्मर्स के साथ में जुड़ना, स्केलिंग सर कैसे की? स्केलिंग का सबसे टफ फेज कौन सा था? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये 2800 फार्मर्स ओके आज सुबह ओके 2.2 लाख लीटर्स का मिल्क उत्पादन किया है। आप कन्वेंशनल फार्मिंग पे जाएंगे ओके तो ये उत्पादन करने के लिए 1 लाख फार्मर्स चाहिए। ओके, सो वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होके फार्म को मुनाफा मिल रहा है। ये प्रोडक्टिविटी जब भी इंप्रूव हो रहा है एट अ स्केल पे हो रहा है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही मुख्य होता है। मार्केट, ये क्वालिटी के लिए मार्केट है। फार्मर एक क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट है। हमने क्या किया है, ओके वी वेंट टू कंज्यूमर्स एंड टोल्ड दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है, आपको ये पैसा दे सकते हैं या नहीं, ऐसा हमने मार्केट किया है। हमने मार्केट ऐसा नहीं किया कि वो इधर ले लो, इधर है इधर ले लो, नहीं किया है। ऑर्गेनिक मिल्क उत्पादन किया है, फ्री ऑफ एंटीबायोटिक्स है, फ्री ऑफ अफ्लाटॉक्सिन है, फार्मर मुनाफा कमा रहा है और कंज्यूमर उसको पैसा दे रहा है। ऐसा हमने मार्केट डेवलप किया। ये 15-20 वर्ष लगा हमें ओके ये डेवलप करने के लिए। अभी अक्षय कल्पा ओके लास्ट फाइनेंशियल ईयर 556 करोड़ ओके टर्नओवर किया है। सर कितना टर्नओवर है? 556 करोड़ 3 सिटीज पे ओके बैंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद में, और हम प्रॉफिटेबल हैं और फार्मर्स के लिए हम अच्छा ओके पेमेंट दे रहा है। वो यही मुख्य है, आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एट स्केल पे होना चाहिए और फार्मर्स पैसा बनाना चाहिए, उनको खेती बाड़ी में पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल राइट। बिल्कुल सर, 3 ईयर में 550 करोड़ का जो टर्नओवर आपका रहा है वो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी को सर कैसे बैलेंस करते हैं ऑर्गेनिक मॉडल में?
सिर्फ पहले पहले हमें भी मुश्किल लगा, एक फर्स्ट 14-15 ईयर्स वी आल्सो स्ट्रगल्ड। ओके, कैसा बैलेंस करें इसको। इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ही किया खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी पे रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट किया, फार्मर ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट किया, ओके, सॉइल मैनेजमेंट पे किया, काउ मैनेजमेंट पे किया, काफ रेयरिंग पे किया, बहुत ही काम किया है उन्होंने, वो बहुत पैसा लगा। ओके, वो बैलेंसिंग एक्ट था क्योंकि ऐसा इन्वेस्टर्स होना चाहिए। Right. So, okay, we were lucky. We had a good investors with us. Okay, investors like Globe Capital, investors like Nitin Kamath Zaroda, British government, okay, A91 partners, okay, Singapore government, वो सब आके उन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि हमने खेती बाड़ी पे काम कर रहे हैं और फार्मर के मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत ही मुख्य है। ओके, सब कितना पैसा बना रहा हो ये मुख्य नहीं है। जस्ट सिंपल एग्जाम्पल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे हमने 128,000 रुपीज एक फार्मर के लिए पेमेंट किया है। ये पेमेंट होने के लिए मार्केट होना चाहिए, हमारे पास पैसा तो नहीं है, मार्केट कोई देना चाहिए, इसलिए हो रहा है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट है कि कितना पैसा फार्मर को चाहिए, कितना पैसा ओके एंटरप्राइज को चाहिए, कितना पैसा मार्केट को चाहिए, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है। हमें भी टाइम लगा समझने के लिए, 15 बरस लगा हमें भी। बिल्कुल सर, क्या डाइवर्सिफिकेशन रिस्क बढ़ाता है या बिजनेस को स्टेबल बनाता है? डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही मुख्य है। ओके, ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल, हर एक फार्म में आप जाएंगे तो ओके, ऑर्गेनिक मिल्क है, बैक एंड पोल्ट्री है, बनाना है, टेंडर कोकोनट है, वेजिटेबल्स है, ओके, ड्रैगन फ्रूट है, ओके, वो सब हमने इंटीग्रेट किया है एक ही फार्म पे, 3 या 4 एकड़ लैंड पे। ये फार्मर का रिस्क कम करता है और मार्केट आउटपुट्स ज्यादा करता है। ओके, बहुत ही मुख्य है। एंटरप्राइज ओके पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। जस्ट एक कमोडिटी पे आप डिपेंडेंट नहीं है, आपने डाइवर्सिफाई किया है, और ओके मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही मुख्य है, और नहीं तो एंटरप्राइजेस बहुत ही मुश्किल पे पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन, और ये स्टेबल बनाता है इस बिजनेस को। सर, फार्मिंग इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, डेटा की बात की जाए, तो इनका कितना बड़ा रोल होता है? अभी स्पेशली मैं फार्मिंग के बाद में काम करता हूँ, हमारा देश पे फार्मिंग पे डेटा नहीं है। जो कुछ भी हम सक्सेस हमने देखा है अक्षयकल्प पे, ये फोकस्ड ऑन डेटा है। डेटा में फोकस करके हमने फार्मर्स के लिए डिसीजंस बना रहे हैं। ये बहुत ही मुख्य है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, गाय का डेटा, फीडिंग क्या हो रहा है, कितना मिल्किंग हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, ओके, कितना दिन पे ओके ये गाय ओके मिल्क दे रहा है, ओके, कितना दे, ये सब डेटा हमारे पास नहीं है। ये सब थंब रूल्स है। ओ कितना दे रहा है, कितना तो ओके मिल्क दे रहा है, वो मैं शायद पैसा बना रहा हूँ, नहीं, थोड़ा डिटेल पे जाना चाहिए। ये सॉइल डेटा भी, सॉइल पे क्या प्रॉब्लम है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ओके, उसे कैसे इंप्रूव करें, उसको मेजर करना चाहिए। ओके, हम सिर्फ एनपीके मेजर करते हैं। ओके, एनपीके भी वो भी ठीक से मेजर नहीं करते। ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई फोकस नहीं करता सॉइल हेल्थ कार्ड पे। ओके, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मुख्य है, सो हाउ टू इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वो सब सो दिस आर ऑल डेटा एलिमेंट्स। ये डेटा को लेके हम खेती बाड़ी में जाएंगे तो खेती बाड़ी बहुत ही बड़ा बिजनेस होगा। बिल्कुल सर, क्या ये जो मॉडल है अक्षयकल्पा का, ये लॉन्ग टर्म में मास लेवल पर स्केलेबल है या फिर नीश जो है वो रहेगा? ये हमने क्या किया है, पहले हम तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक पे ये ट्रायल किया है। 15 बरस से हम ट्रायल कर रहे हैं। इसको लेके हमने चंगलपेटू डिस्ट्रिक्ट गए तमिलनाडु पे, उधर रिप्लिकेट किया है, और ओके जाके रंगारेड्डी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना पे अब रिप्लिकेट किया है, और हम महाराष्ट्र के जाके रिप्लिकेट कर रहा है। मेरा हिसाब से ये रिप्लिकेट होगा, लेकिन खेती बाड़ी में काम करने के लिए फोकस होना चाहिए, एक कमोडिटी पे फोकस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट फोकस ऑन मिल्क, यू हैव टू फोकस ऑन फार्मिंग। मिल्क आएगी, आउटपुट आएगी, आप उसको मार्केट करो। आप मिल्क पे फोकस करेंगे तो खेती बाड़ी आप भूल जाएंगे। राइट, डायरी बना के फार्मर वो पैसा डुबाएगा, वो पैसा नहीं बनाएगा, एंटरप्राइज भी पैसा नहीं होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये मॉडल रिप्लिकेबल होगा, क्योंकि हमने 3 क्लस्टर्स किए हैं, 4वां क्लस्टर ओके करने के लिए महाराष्ट्र पे जा रहा है, और ये रिप्लिकेशन पॉसिबल है।
बिल्कुल सर, इंडिया में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? कैसा फ्यूचर है? बहुत ही नेसेंट है, बहुत ही अर्ली स्टेजेस है, बहुत ही बात हो रही है और कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ओके, ट्रू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है देश पे। ओके, और देयरफॉर मुझे इसका पोटेंशियली बहुत ही हाई है, बात हो रही है। ओके, ट्रेड हो रही है, कोई जाके ऑर्गेनिक खेती बाड़ी नहीं कर रहा है। तो खेती बाड़ी पे फोकस करेंगे तो ओके, इस बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं, बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। बात पे या ट्रेड पे ओके, ये फ्यूचर रियलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल। इस टाइम पर सर अक्षय कल्पा में कितने पार्टनर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स हैं? सो अभी अक्षय कल्पा 1500 एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एनुअल टर्नओवर है 556 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और ओके, 4 वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं। नितिन कामत ज़ेरोदा है, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, A91 पार्टनर्स है और सिंगापुर गवर्नमेंट है। और एमरान भी हमारा इन्वेस्टर्स है, नारायण मूर्ति, कमिश्नर नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस। ओके, एंड आशा वेंचर्स भी हमारा इन्वेस्टर्स है। बहुत ही लॉन्ग टर्म देखते हैं वो बिजनेस को, 10 बरस 20 बरस 30 बरस कैसा विजन उनका है। और उनसे ओके, हम क्या उनको उनका कैपिटल उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म असेट है कि सॉइल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म असेट है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फार्मर, वो सब करके हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं। राइट सर, अगले 5 से 10 साल में अक्षय कल्पा को आप किस स्केल और इम्पैक्ट पर देखना चाहते हैं? अभी हम 2800 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। प्रॉब्ली 10 बरस में हम प्रॉब्ली 10,000 फार्मर्स के साथ काम करना चाहते हैं। और ओके, 3 और 4 मार्केट ओपन कर रहे हैं। मुंबई पुणे अभी एंटर हो चुके हैं और नेशनल कैपिटल रीजन शायद हम ओपन करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 बरस में। वो है हमें। वेरी नाइस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाहता है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? और अभी फ़िलहाल आपने कहा कि जैसे ऑर्गेनिक का फ्यूचर तो है लेकिन सही तरीके से उसे इम्प्लीमेंट नहीं कोई कर पा रहा है या फार्मिंग ऑर्गेनिक लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप कुछ एडवाइस दीजिएगा। जो कुछ भी खेती बाड़ी ऑर्गेनिक है, एक स्पेस है। खेती बाड़ी में बहुत ही फोकस चाहिए, ये फ्यूचर है। अभी नेक्स्ट 100 इयर्स ओके, हमें सॉइली मीडियम है खेती बाड़ी करने का। टेक्नोलॉजी आएगी, प्रॉब्ली सॉइललेस मीडियम पे हम उगा सकते हैं, अभी उधर तक नहीं गए। सो नेक्स्ट 100 इयर्स अमेजिंग फ्यूचर है। जो कुछ भी खेती बाड़ी पे बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ही अमेजिंग फ्यूचर है। ओके, वो ओके, मेरा पहला व्यू है। सेकंड है कि आपको ये मालूम होना चाहिए एग्रीटेक एग्रीकल्चर नहीं है। कि एग्रीटेक होता है, सीड होता है, मेन्यूर होता है, स्प्रे होता है, ड्रोन होता है, ट्रैक्टर होता है, वो सब एग्रीटेक है। ओके, AI एग्रीटेक है। खेती बाड़ी ओके हमारा गांवों पे है, ओके, टेक्नोलॉजी पे नहीं है, गांवों पर विजडम है। जो कुछ भी खेती बाड़ी पे स्टार्टअप करना चाहता है, गांव में जाके ओके हमारा फार्मर्स के साथ काम करना चाहिए, फिर ओके वो बिजनेस बढ़ाएंगे। ओके, वो ये दोनों सजेशन है मेरा। एग्रीटेक और एग्रीकल्चर का मिक्सअप मत करो। ओके, और बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। ओके, हम हमारा एंटायर वर्ल्ड को हम फीड कर सकते हैं। हमारा देश ऐसा है, ओके, हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हम वी कैन प्रॉब्ली प्रोड्यूस फूड फॉर एंटायर वर्ल्ड, इट इज पॉसिबल। बिल्कुल राइट सर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you very much for making me join this call. Thank you. थैंक यू सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पॉलिसी डिकोड की ओर। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी की। ये पंजाब सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी है जो राज्य में स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
देखिए फंडिंग, सब्सिडी, इंक्यूबेशन और मेंटोरशिप ये देती है और साथ ही स्टार्टअप को आइडिया से लेकर ग्रोथ तक सपोर्ट इसमें दिया जाता है। वहीं इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को कनेक्ट करना है। पंजाब को स्टार्टअप हब बनाने पर फोकस इस पॉलिसी में किया जाता है। स्टूडेंट्स और यंग उद्यमियों पर फोकस भी इस पॉलिसी में होता है। वहीं महिलाओं और SC ST उद्यमी जो हैं उनको खास तौर पर फायदा इस पॉलिसी के जरिए दिया जाता है। वहीं अब आगे बढ़ेंगे और देखिए फायदे क्या हैं आखिरकार इस पॉलिसी के, अब हम वो जान लेते हैं कि आखिरकार पंजाब स्टार्टअप पॉलिसी के क्या फायदे हैं। 3 लाख से 10 लाख तक सीड फंडिंग इस पॉलिसी में दी जाती है। तो 3 लाख से 10 लाख तक सीड फंडिंग आपको मिलती है। वेंचर फंड और पंजाब इनोवेशन फंड सपोर्ट इस पॉलिसी में दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिस रेंट पर 25% तक सब्सिडी भी आपको मिलेगी। लोन पर लगभग 8% तक ब्याज सब्सिडी आपको दी जाएगी। वहीं स्टैंप ड्यूटी में छूट भी आपको इस पॉलिसी के जरिए दी जाएगी। तो ये कुछ फायदे हैं स्टार्टअप पॉलिसी के, यानी कि पंजाब स्टार्टअप पॉलिसी के। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जल्दी से वो जान लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए DPIIT और इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है और इसके अलावा बिजनेस 10 साल से कम पुराना आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डिटेल्स भी आपको इसमें भरनी है। वहीं अगर हम बात करें कि टर्नओवर जो है 10 करोड़ से कम आपका होना चाहिए। कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए स्क्रीनिंग अप्रूवल के बाद पॉलिसी का फायदा भी मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी हमने आपको बताया, कौन अप्लाई कर सकता है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो यानी अगर आप पंजाब में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये पॉलिसी आपको आइडिया से लेकर फंडिंग और ग्रोथ तक पूरा सपोर्ट देती है। तो ये थी पंजाब सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी, जिसका मकसद स्टेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है और यूथ को बिजनेस और इनोवेशन के लिए सपोर्ट देना है। तो कौन अप्लाई कर सकता है ये हमने आपको बताया। पंजाब सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में क्या क्या इसकी खास फीचर्स हैं, क्या खासियत हैं, वो हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ बस इतना ही।